मेरे लिए हर बार युवाओं से, कॉलेज के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पूर्व दो वक्ता हैं, उन्होंने काम आसान भी कर दिया और थोड़ा मुश्किल भी कर दिया मेरे लिए। समय का जो था वो पाबंदी मेरी नहीं है, कॉलेज की है। लेकिन देखिए, प्रफुल्ल केतकर जी ने भारत के स्वाभिमान के बारे में बोला और उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि हमें अपना स्वाभिमान होना चाहिए। और उन्होंने मेरे लिए भी जो फील्ड आज तय की है, जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है कि आर्थिक विषय से हम मजबूती से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत में आपके कौन से कैरियर के साथ आप जुड़ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है जो मैं संक्षिप्त में बोलूंगा। तो मैं चाहूंगा कि धैर्य से आप सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेंगे, आपके कैरियर में भी बहुत काम आएगा। क्योंकि आने वाला समय जो अमृतकाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, वो अमृतकाल से 2047 पे जब हम विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचने का जो लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ में आर्थिक विषय देख के काम करता हूं, जो प्रधानमंत्री जी और सारा सरकार जो देख के चल रही है, उस लक्ष्य को तो ध्यान में रख ही रहे, पहुंचना भी है। लेकिन हमारा क्या योगदान है या हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब ये हाउस ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ने बात की कि एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे होगा, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि उस एम्पावरमेंट की, हाथ उठा के बोलो, बिल्कुल युवाओं का जोश उसी से पता चलता है। भारत माता की, भारत माता की। देखिए साथियों, प्रफुल्ल केतकर जी को हमने सुना, आनंद विजय जी को सुना, मैडम सरिता नंदा जी को सुना, यहाँ के जो फैकल्टी के लोग हैं इनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जब संविधान ने हमारे को स्वतंत्रता मिली तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो थी, लेकिन हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक बात कही थी कि ओनली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट is not sufficient unless we achieve the economic empowerment of each and every। अब सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की बहुत आवश्यकता, और वही आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं। हमने पास्ट ग्लोरी के बारे में सुना, और वह इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मेरा क्योंकि विषय भी इकोनॉमिक्स है इसलिए यह बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत में प्रॉस्परस इतिहास है। केतकर जी ने बताया, अनंत विजय जी ने बताया, उस प्रॉस्पेरिटी का कारण क्या था। उस प्रॉस्पेरिटी, वो जो सारा था, उसमें महत्वपूर्ण योगदान था कि ग्लोबल ट्रेड का हम बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल में था, लार्ज जीडीपी के हम पार्ट थे। लेकिन 1947 के बाद कुछ ऐसे विषय आए जिसके कारण हम लोग तो छूट गए। लेकिन अभी अमित शाह जी ने 3-4 दिन पहले कहा कि इतिहास बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम किया था, अब हमें आगे कहां जाना है उस पे फोकस करना। तो आत्मनिर्भर भारत का सबसे पहला लक्ष्य यह है प्रधानमंत्री जी का कि हमें अगले 25 साल में ये जो अमृत काल है वहां पे हमें कहां जाना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्या तैयारी कर रही है, उसमें सरकार क्या कर रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, ग्लोबल सिचुएशंस क्या है, क्या हमारे लिए चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को हम चुनौतियों में कैसे बदल सकते हैं और हम अपने आप को कैसे सशक्त कर सकते हैं कि उसमें हमारा हिस्सा हो, उस प्रगति प्रोग्रेस में हमारा हिस्सा हो। वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्रेस एंड इनिशिएटिव। दैट इज द मेन थीम ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। और उस वक्त ऐसा इतिहास भी हमारा बहुत ग्लोरीफाइड है, हर क्षेत्र में, चाहे आर्ट हो, कल्चर हो, म्यूजिक हो, डांस हो, आर्किटेक्चर था, मूर्ति कला, टेम्पल्स, जिसको भी हम देखेंगे तो भारत ने प्रॉस्पेरिटी के कारण इन सारे क्षेत्रों में विकास किया था। हमारे पास अर्थ शक्ति इतनी अधिक थी कि हम जिस भी क्षेत्र में हमने काम किया महत्वपूर्ण योगदान किया। योग है, मेडिटेशन है, आयुर्वेद है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, लैंग्वेज है, ग्रामर है, हर क्षेत्र में हम प्रॉस्परस थे। तो इसका अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। आज ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल डिप्लोमेसी भी इस बात पे निर्भर करती है, इस बात पे आधारित रहती है कि इकोनॉमिक पावर किस कंट्री के पास कितना है, कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा डिमांड है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे इंस्टीट्यूशंस है, कैसे वो जुडिशियली ट्रांसपेरेंसी है।
और कैसे वो इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आज के समय में ग्लोबल डिप्लोमेसी, ग्लोबल लीडरशिप, ग्लोबल पावर को डिफाइन करती है और वही हमें देखना चाहिए। मैं छोटी सी बात 1947 के बाद की करूंगा। 3 फेज थे हमारे 1947 के बाद। एक था 1947 से लेकर 1991 तक, जिसमें हमने सोशलिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी वक्त और भी चर्चा कर सकते हैं। दैट वाज ए फेल्ड सोशलिज्म। 1991 में जब हम जिस 1947 से जिस रास्ते पे चले, उसने हमारे देश को मतलब इस कगार पे ला दिया था कि हम दिवालियापन के कगार पे ले आए। तो 1991 में वी वर फोर्स्ड टू रिफॉर्म, इसलिए वो फेल्ड सोशलिज्म था। सोशलिज्म के नाम पे नेशनलाइज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, प्राइवेट एंटरप्राइज को खत्म कर दो, बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रीज को डिनाउंस कर दो। ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती। हम आइडियोलॉजी में करते हैं कि वी कंसिडर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस कम्युनिटी एज पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। मैं डिटेल नहीं जा रहा क्योंकि समय में ज्यादा नहीं लेना चाहता। तो फेल्ड सोशलिज्म का एक फेज था जिसको आप इतिहास के अंदर समझ सकते हैं। 1991 से लेके 2004 तक एक बार तो थोड़ा सा हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के प्रोसेस पे चले, और उसके बाद हमने कुछ चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद किया। लेकिन 2004 के बाद 2014 तक ऐसा सत्ता में लोग आए कि जिन्होंने पूरी तरह से सोशलिज्म, जिसको मैं कहता हूं क्रोनी सोशलिज्म, जैसे क्रोनी कैपिटलिस्ट किसी कंट्री को बर्बाद कर देता है, बिजनेस कम्युनिटी और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी मिलकर देश को लूटते हैं, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। वैसे मैं कहता हूं देयर इज ए क्रोनी सोशलिज्म, जिसमें सोशल वेलफेयर के नाम पे सरकारी संसाधनों का करप्शन, लीकेजेस, और उसके माध्यम से केवल एक विशेष वर्ग के पास होता है, और वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया, जिसने हमारी इकोनॉमी को दूसरे लेवल पे बड़ा खराब कर दिया 2004 से 14 के बीच में। और ग्लोबल चैलेंजेस क्या है और वो हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। ग्लोबल चैलेंजेस आज इकोनॉमिक लेवल पे ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि बहुत बड़ा आर्थिक रूप से सशक्तिकरण ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव करता है, इट इज रीलिंग 40 साल के बाद उसके अंदर ऐसा इन्फ्लेशन है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन आफ्टर 40 इयर्स, और वह उसकी समस्या ऐसी हो रही है। दूसरी तरफ यूरोप है, एनर्जी आज वीजा नहीं दे रहे किसी को, इकोनॉमी को क्लोज कर रहे, एनर्जी क्राइसिस से बुरी तरह जूझ रहे हैं। और तीसरी तरफ तीसरा एक बहुत आर्थिक रूप से सशक्त एरिया है, वो चाइना है। वह कोविड और लॉकडाउन और वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स के कारण एक ऐसे समय पे गुजर रहा है। ये तीनों जो एरियाज है, यूएस, यूरोप और चाइना, आज के समय में कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, और वह चैलेंजेस अगर हमने मजबूती से काम किया तो हम अपने आप को अपॉर्चुनिटीज के रूप में इसको लेके चल सकते हैं। चाइना से रिस्क डाइवर्जन की स्ट्रेटेजी ग्लोबली हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां सोचते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेसी है। इन सब चीजों को देखते हुए बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, जो चाइना अपने आप में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को बन गया था, वह शिफ्ट होने को यहाँ पे तैयार है। एनर्जी क्राइसिस जरूर ग्लोबली वो है, उसको भी हम लेके चल रहे हैं। और इसके साथ जो दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं वह है कि इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। ये चैलेंजेस है जो कि वो लोग फेस कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के अपने कौन कौन से सेक्टर है, इन सेक्टर्स में मुझे लगता है कि आप लोगों को आने वाले समय पे जरूर ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। ये सेक्टर्स आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को भी रन करेंगे, कैटलाइज करेंगे, ग्रोथ में की तरफ ले जाएंगे। इन सेक्टर्स में जो काम करेगा, अपना कैरियर ढूंढेगा, उसको भी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ मिलेगी। इंडिया ने कल्चरल इकोनॉमी हरदम, मैरिज की अकेला चांदनी चौक इतनी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी को रन करा, मैरिज के फंक्शंस के ऊपर इतने लाखों लोग, एक एक दुकानों में हजारों लोग काम कर। तो ये हमारे यहाँ पे कल्चरल इकोनॉमी, संस्कृति संस्कार का एक कैटलाइज करता था इकोनॉमी को भारत की। और वो सारे हमारे जो समाजशास्त्री थे, हमारा इस बार फोकस है, चाहे
योगी आदित्यनाथ को जी को देख लीजिए, चाहे मोदी जी को, कि कल्चरल इकोनॉमी, टूरिज्म, फेस्टिवल्स और जो फंक्शन सेलिब्रेशंस, चाहे उज्जैन कॉरिडोर देख लीजिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, अयोध्या को देख लीजिए, कल कुंभ के बस एरिया ये है। हमारे दूसरे ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बहुत अच्छी इंटीग्रेशन कर ली है और हम लोग ग्लोबल सप्लाई चेन में अच्छी तरह इंटीग्रेटेड है। आईटी वाला सेक्टर ने हमारी इकोनॉमी को बहुत ग्रोथ में लाया है। आईटी सेक्टर में आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने किया, तो आईटी में थोड़ी सी बातें उसकी करूंगा। तो आईटी सेक्टर है। फार्मास्यूटिकल में इंडिया आज भी 80% वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में है। 26% जो जेनेरिक मेडिसिन का सप्लाई चेन इंडिया कंट्रोल करता है। आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम बहुत सारे चेंजेस करके ला रहे हैं जो कि इसको ग्रोथ करेंगे और इंडिया को, जैसे आईटी ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पे खूब रिसर्च हो रहा है, खूब डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आने वाले बजट्स में भी खूब इन्वेस्टमेंट आएगा, सपोर्ट आ रहा है गवर्नमेंट का। पूरा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है और इंडिया विल बिकम द ग्लोबल लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन, यानी पानी से जो आप एनर्जी बनाते हैं, सोलर पावर को यूज करते हुए इंडिया के बहुत इनिशिएटिव हैं। डिफेंस तो बहुत हम डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के ऊपर जा रहे हैं। फिर फिनटेक इनोवेशन, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम सरकार ने बहुत अच्छी की और जो अटल इनोवेशन मिशन वगैरह, इनको हमें देखना चाहिए। और ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर भी सरकार बहुत इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में ला रही है। एरोस्पेस की बात अनंत विजय जी ने करी है। मार्केट हमारा बहुत बड़ा है, डिमांड बहुत बड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, जेम है, ट्रीड्स है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। क्लस्टर डेवलपमेंट की बात है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, यह सारे चीजों से सेक्टर को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। 200 करोड़ पॉलिटिकल पार्लियामेंट सिस्टम्स को देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए। इतने 75 साल में हमने अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाए जो कि भारत को बहुत मजबूत कर रहे हैं। मोदी सरकार के इनिशिएटिव्स को मैं अंडरलाइन करूंगा। आजकल गूगल का जमाना है, कोई बहुत डिटेल्स बताने, इतना बड़ा इनिशिएटिव है जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। जैसे बॉटल बैकबोन होता है जिसके ऊपर चाहे आप रुपी पेमेंट, यूपीआई, हैशटैग, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, एप्स है, ये ग्लोबली ऑन यूएस एंड सेटलमेंट सिस्टम्स ओनली। हम डोमेस्टिक सेटलमेंट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बैंकों के बोर्ड पे भी मैं था, वो कर रहे हैं, तो ताकि आने वाले समय में कोई सैंक्शन के नाम पे हमें दबा ना पाए। हमारे जो पीछे क्लाइमेट चेंज में भी पेरिस इनिशिएटिव भारत का है। ईएसजी कंप्लायंट, एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आने वाले समय में आ रहा है। एनवायरमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ, कंपनीज वही उनकी वैल्यूएशन होगी जो कि एनवायरमेंट कंप्लायंस है रहनी चाहिए, ये ध्यान में रहनी चाहिए। सरकार बहुत काम कर रही है, बहुत तरीके की चीजें टेक्नोलॉजी में, डिजिटल इंडिया में, 5G स्पेक्ट्रम, ब्लॉकचेन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन सब चीज, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों में बहुत साथ कर रही है। तो अगर हम कंफ्यूजन है कि वी आर गोइंग टू बी ए क्लोज्ड इकोनॉमी, मैंने बिल्कुल साफ बोल दिया कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन FTA साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड, G20 की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं मिलता। जब हम ओपन अप इकोनॉमी को कर रहे हैं, तो कोई चीज लगती है तो हम लोगों को, सर प्रधानमंत्री को सीधे ओपन प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं, उनको बताएं, उन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर। 150 से ऊपर लोग हैं जो सोशल मीडिया को डेली देखते रहते हैं, क्या सजेशंस आए, क्या हुए प्रधान में, जो लोग क्या चीजें, क्या चेंजेस करने, और आपके अगर कैरियर में या आगे बढ़ने में कोई ये यूजफुल होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक बात मैं ये कह के कहना चाहता हूं कि स्वाभिमान, गौरव, मेहनत, लक्ष्य और संकल्प, जिसने भी संकल्प किया है उसी ने